तो आप लोग को स्वागत करता हूं और ये पूरे फर्स्ट ईयर का आखिरी वीडियो होने वाला है पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि इससे पहले 2 सब्जेक्ट का दे चुके हैं और उसमें कुछ जो है आप लोग का इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब आप लोग जो है अब मूव कर रहे हैं एग्ज़ाम की तरफ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें था मैंने करा रखा है और इससे पहले तो कंप्लीट मैं करा ही दिया हूँ। बाकी कोशिश रहता है कि और जितना से जितना आप लोग को रिवाइज करा दूँ ताकि दिक्कत ना हो। तो चलिए, आज बिहेवियर साइंस है और ये 2021 से 22 के लिए पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी आखिरी वीडियो है। चलिए, बाकी हम लोग मिलेंगे अभी अगले वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए बाकी ये लोग हम लोग देखते हैं। ये आपका बिहेवियर साइंस का है, जिसमें आपको साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं सबको रिवाइज करवा देते हैं एक बार। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही आता है कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के क्षेत्र को लिखे। किस किस क्षेत्र में साइकोलॉजी का काम होता है। ठीक है, मनोविज्ञान का क्षेत्र है, समान मनोविज्ञान है, असमान मनोविज्ञान है, मानव मनोविज्ञान है, पशु मनोविज्ञान है, व्यक्ति मनोविज्ञान है, समूह मनोविज्ञान होता है, सामाजिक मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, कार्यकी मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, पैरासाइकोलॉजी, परामनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, औषधि मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, व्यावसायिक मनोविज्ञान, वैधानिक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान और राजनीतिक मनोविज्ञान। इस तरीके से साइकोलॉजी को 2 क्षेत्रों में बांटा गया। एक है सैद्धांतिक और एक है व्यवहारिक मनोविज्ञान। 2 क्षेत्रों में इसको जो है बांटा गया। टोटल जो 20 क्षेत्र देखे हैं, इसी को जो है 2 क्षेत्र में माना गया, एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक मनोविज्ञान। तो जब मनोविज्ञान के क्षेत्र आप लोग लिखेंगे ना, तो ऊपर में लिख देंगे कि मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है और मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र जो कि एक आपका सैद्धांतिक और एक व्यवहारिक है, यही 2 प्रकार से मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी विषयों को शामिल किया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोग ये विषयों को लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नर्सों के लिए मनोविज्ञान कैसे महत्व है। तो रोगी को समझने के लिए, ठीक है, स्वयं के व्यक्तित्व और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक है मनोविज्ञान। स्वयं एवं दूसरों लोगों को समझने में सहायक होता है। मनोविज्ञान नर्स के लिए नर्सिंग केयर प्रदान करने में सहायक होता है। मनोविज्ञान जो है नर्स के लिए सफल व्यक्तिगत व व्यावसायिक समायोजन बनाने में सहायक होता है। ठीक है, चीज़ों को समझ गए। चलिए, अब आपसे पूछेगा कि मन के संरचना बताइए, माइंड स्ट्रक्चर बनाइए। तो देखिए, मन में ही सभी प्रकार के चिंतन, सभी प्रकार के अवलोकन, पहचानना, ठीक है, अधिगम, अटेंशन, सभी मानसिक क्रिया ही है। अब ये मन का जो स्ट्रक्चर होता है ये 3 लेयर में होता है। पहला चेतन मन होता है, कॉन्शियस माइंड, दूसरा अर्धचेतन सब कॉन्शियस और तीसरा है अनकॉन्शियस। समझ गए। चेतन कार्य कौन होता है? चेतन मन में केवल जागरूक अवस्था ही कार्य करती है। व्यक्ति चेतन अवस्था में ही अपने आसपास की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया दर्शाता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो है चेतना हो गया। अर्ध चेतना क्या होता है? तो अर्ध चेतना जो होता है वो आपके व्यक्ति के साधारण स्मृति प्रतिनिधित्व करता है। इस भाग का संबंध ऐसी भूल हुई सामग्री से होता है जिसे इच्छानुसार कभी कभी याद किया जा सकता है। ठीक है, यह भूली हुई यादों को संग्रह के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अर्ध चेतन यही होता है सब कॉन्शियस माइंड, कि आप जो है यहाँ पे किसी चीज़ को स्टोर रखते हैं और जब ज़रूरत पड़ता है तो लाते हैं। अचेतन वह माइंड होता है, अचेतन मन का सबसे बड़ा गोदाम, जिसमें जीवन भर की दमित इच्छाएं, भावनाएं, विचार, अनुभव संग्रहित होते हैं। यदि कोई सामग्री अचेतन मन में चली जाती है तो उसे याद करना या चेतन मन में लाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो यही अचेतन होता है और विस्मरण जो है यहीं पे होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, फ्रायड का संरचना मॉल पूछ सकता है, फ्रायड का मन संरचना पूछ सकता है, या फिर व्यक्तित्व के उपाहम, अहम और प्राहम के वर्णित करना पूछ सकता है। आईडी, इदम, ईगो और सुपर ईगो के बारे में पूछ सकता है। तो यह जो है 1923 में सिगमंड फ्रायड ने मन संरचना दिया, जिसमें 3 चीज़ें होते हैं। एक उपाहम इदम होता है, एक अहम ईगो होता है और एक प्राहम यानी सुपर ईगो होता है। समझ गए चीज़ को, इस चीज़ को समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है। देखिए, इदम जो होता है खुशी के सिद्धांत पर कार्य करता है। महत्वपूर्ण बातें हैं, ये याद रखिएगा। इदम जो है खुशी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, वहीं पे अहम जो होता है, अहम आप लोग को पता होना चाहिए कि वास्तविकता के सिद्धांत पर अहम कार्य करता है। ईगो जो है वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। ठीक है,
उसी के बाद प्राहम की बात किया जाए तो प्राहम जो आपका होता है सुपर ईगो जो होता है इस दोनों के बीच में काम करता है। ठीक है, चलिए यह आदर्शवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। सुपर ईगो जो होता है आदर्शवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, चलिए दोनों के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकता कौन कौन सी होती है, या इसी को हम लोग कहते हैं मैस्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम। तो यह जो पदानुक्रम है यह 1954 में मैस्लो साहब ने लाया। ठीक है, जिसे मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, या इसी को व्यक्ति के कौन कौन से आवश्यकता है पूछता है। ठीक है, पहला देखिए शारीरिक आवश्यकता होता है, जिसमें शरीर के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होता है वो शामिल है। दूसरा सुरक्षा संबंधी आवश्यकता होता है कि कैसे सुरक्षा हो व्यक्ति का, खुद का, समाज का, तो इस सुरक्षा संबंधी आवश्यकता होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरा जो है प्यार और अपनापन का होता है आवश्यकता। चौथा आत्मसम्मान की भावना, और पाँचवा है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 5 आवश्यकता होता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एक तीर में दर्शाया गया है, आप भी दर्शा दीजिएगा अगर मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम पूछेगा तो। पहले शारीरिक आवश्यकता, फिर जब आवश्यकता पूरा हो जाता है तो सुरक्षा के लिए लोग सोचता है तो सुरक्षा की आवश्यकता, फिर जब ये शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा पूरा हो जाता है तो लोग सोचता है कि हम अपने आसपास के लोगों से प्यार करें और अपनापन बनाएं, तो ये नीड, लव एंड बिलोंगिंग होता है। ठीक है, उसके बाद जब प्यार और अपनापन हो जाता है तो सब लोग जो है सोचता है कि इसका आत्मसम्मान मिले, सबको सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, तो ये भी एक आवश्यकता है। और लास्ट में व्यक्ति अपने आत्मसिद्धि की आवश्यकता भी चाहता है। तो ये कुल 5 याद रखिएगा, मैस्लो का यही हायरार्की है। ठीक है, चलिए बता दिए। ओके, चलिए अब एक होता है, मैस्लो ने इन 5 आवश्यकताओं को दो श्रेणी में बांट दिया। मैस्लो ने इन 5 आवश्यकताओं को 2 श्रेणी में बांट दिया, एक निम्न तरह का और एक उच्च तरह का। निम्न तरह का है जिसमें शारीरिक और सुरक्षा यानी नीचे के दोनों वाला, और बाकी 3 जो है वह उच्च स्तर का आवश्यकता है। ठीक है, समझ गए। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप सभी से मोटिवेशन के बारे में पूछ सकता है कि मोटिवेशन क्या होता है, या फिर आप सभी से पूछ सकता है जैविक प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा और व्यक्तिगत प्रेरणा के बारे में बताइए। बायोलॉजिकल, सोशल एंड पर्सनल मोटिव्स के बारे में बताइए। ठीक है, तो मोटिवेशन या मोटिव्स पूछे तो आप लोग को लिखना है। ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना तर्क दिया कि प्रेरणा, वुडवर्थ ने कहा कि प्रेरणा एक ऐसी अवस्था है जो उसे विशेष प्रकार के व्यवहार एवं निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल सही है। प्रेरणा क्या है? जो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे, किसी भी काम को करने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करे, वही ना प्रेरणा होता है। ठीक है, और जहाँ से जिन जिन स्रोतों से प्रेरणा मिलता है वो मोटिवेटर होता है, प्रेरक होता है, जहाँ जहाँ से प्रेरणा मिलता है। ठीक है, चलिए बाकी प्रेरकों के प्रकार आप लोग ऊपर ही देख लिए कि प्रेरक 3 टाइप का होता है, जैविक प्रेरक, ठीक है, जैविक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, और उसके बाद है आपका व्यक्तिगत प्रेरक। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप सब में देख लीजिए जैविक प्रेरक में कौन कौन है। भूख लगना भी एक प्रेरणा ही है, मोटिव्स ही है, जो आपको क्या करता है, प्रेरित करता है कि जाओ भूख लगा है खा लो। तो भूख एक तरह के मोटिवेटर भी हो जाता है, प्रेरक भी होता है। ठीक है, प्यास भी, पानी के लिए प्यास लगता है, मतलब प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं, तो एक भी है, यह भी एक मोटिवेटर का ही काम करता है। नींद लगना ये भी है, ये भी एक जो है मोटिव्स ही है, प्रेरणा मिलता है सोने के लिए। शरीर का तापमान नियम रखना, ठीक है, ये भी एक प्रेरक ही है। काम उत्तेजना, सेक्स भी जो है जागृत होता है, तो यह भी एक जो है प्रेरक का ही काम होता है। और होम्योस्टेसिस, समान स्थिति अंगों का बना रहे, यह भी एक मोटिव्स का ही काम करता है। ठीक है, तो यह बायोलॉजिकल जो कि शरीर से रिलेटेड है वो बायोलॉजिकल हो गया। बी नंबर में है सामाजिक या द्वितीय प्रेरक, जो समाज से मिलने वाला प्रेरणा होगा उसे हम लोग सामाजिक प्रेरक कहते हैं। प्रेरक कहा जाए तो मोटिवेटर या मोटिव्स। ठीक है, प्रेरक का मतलब होता है कि जो प्रेरणा दे, जहाँ से प्रेरणा मिले वो प्रेरक हो जाता है। ठीक है, और प्रेरणा क्या होता है कि जिस चीज़ से हमें किसी भी चीज़ को प्राप्त करने में, काम करने में जो है प्रेरित करता है, वही प्रेरणा हो जाता है। ठीक है, तो पहला प्रेरक आप लोग बायोलॉजिकल देखें जो कि शरीर से रिलेटेड चीज़ें उसमें है। दूसरा सामाजिक और द्वितीयक प्रेरक है, तो यह प्रेरणा कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो प्रशंसा और निंदा समाज से ही मिलता है, प्रभुत्व पावर समाज से ही मिलता है, अनुकरण एवं सहानुभूति ये भी समाज से ही मिलता है, आत्मसमर्पण ये भी समाज से ही मिलता है, सामाजिक स्वीकारता ये भी समाज से ही मिलता है। ठीक है, और आक्रामकता ये भी समाज का ही देन है। ठीक है, 7वां है अर्जनकर्ता, ये भी समाज का ही एक प्रेरक का प्रकार है। ठीक है, चलिए
व्यक्तिगत पर्सनल मोटिव्स क्या होता है? पर्सनल मोटिव जो कि आपके खुद से रिलेटेड होगा और खुद के कारण भी लोग जो है प्रेरित होता है, तो खुद भी एक जो है मोटिवेटर के रूप में आदमी बन सकता है। जैसे जीवन का लक्ष्य, आदत, आकांक्षा स्तर, रुचि, अभिवृत्ति, उत्सुकता एवं भय, ये सब कैसा हो कि व्यक्ति जो है प्रेरित हो अपने खुद से। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य से क्या समझते हैं? मोटिव्स या प्रेरणा या प्रेरक के बारे में समझ गए। प्रेरणा होगा जिससे हमको कोई भी चीज़ से जो है प्रेरित होने के लक्ष्य को या काम को प्राप्ति करने में जो प्रेरित होंगे वो प्रेरणा होता है। और प्रेरक वो होता है जहाँ से आपको वो सारे स्रोत मिले जहाँ से आप प्रेरित होते हैं, तो वो सब प्रेरक हो जाता है, जो कि ऊपर में तीनों प्रेरक आप लोग देख चुके हैं। ठीक है। मोटिव्स क्या होता है? मानसिक स्वास्थ्य से क्या समझते हैं? मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तियों का विशेषता या गुण लिखे। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? तो मानसिक स्वास्थ्य वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना धैर्यपूर्वक उसके भावपूर्ण समायोजन बैठा लेता है, वही मानसिक स्वास्थ्य होता है। ठीक है। बाकी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? तो आप लोग देखिए, लक्षण या गुण कहे तो आत्ममूल्यांकन की क्षमता होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाने का क्षमता होता है, लक्ष्य निर्धारण करने का क्षमता होता है, संवेगात्मक परिपक्वता होता है, मतलब इमोशनल मैच्योरिटी होता है, यौन का परिपक्वता यौन संबंध बनाने का परिपक्वता होता है, संतुलित इच्छाएं होता है, नियमित जीवन होती है, संतोषी जीवन और भूख एवं नींद का संतुलन मात्रा होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में। तो ये जो है 5-10 नंबर में पूछता है, लिख दीजिएगा। ओके। मानसिक स्वास्थ्य एवं अस्वस्थ में क्या अंतर है? तो जो आप ऊपर देखे हैं उसी को ठीक यहाँ पे निगेटिव कर दीजिएगा, तो ये जो है मानसिक अस्वस्थ बनेगा। ऊपर में जो सामंजस्य और जो धैर्यपूर्वक संतुलन जो बना रहा था यहाँ पे नहीं बना पाएगा, तो ही मानसिक अस्वस्थ हो जाएगा। ठीक है। दोनों में अंतर लिख दीजिएगा। बाकी मानसिक अस्वस्थ के कारण पूछ सकता है कि किन किन कारणों से मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं। तो देख लीजिए, आनुवांशिक कारक, अत्यधिक तनाव लेना, गुणसूत्रीय असमानता, शारीरिक अस्वस्थता, यौन संबंधी कुंठाएं, आर्थिक समस्या, दमित एवं हीन भावना, पारिवारिक कुसमायोजन, विभिन्न ऑर्गेनिक कारण और मातृत्व अलगाव, ये सब जो है व्यक्ति के अंदर मानसिक अस्वस्थता का कारण बनता है। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान तथा मानसिक आरोग्यता के बारे में लिखिए। मेंटल हाइजीन के बारे में आपसे पूछेगा। ठीक है। देख लीजिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है वह उपाय करना जिसमें मनोरोग के आपातन को रोकथाम एवं शीघ्र उपचार द्वारा कम किया जा सके तथा मानसिक स्वास्थ्य को प्रेरित किया जा सके। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या मानसिक आरोग्यता, मेंटल हाइजीन का मतलब होता है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का या फिर मानसिक आरोग्यता का अर्थ होता है कि आपात स्थिति में, ठीक है ना, आपात इंसिडेंस से जो है अचानक से होने वाले मनोरोग के शीघ्र रोकथाम और उपचार द्वारा कम किया जा सके, उसी को मानसिक स्वास्थ्य प्रेरित करता है और इसी को मेंटल हाइजीन कहते हैं या फिर मेंटल हेल्थ साइंस कहते हैं। ठीक है। मेंटल हेल्थ साइंस का क्या क्या प्रिंसिपल होता है यहाँ पे देख लीजिए। पहला है रोकथाम के सिद्धांत, दूसरा है संरक्षण के सिद्धांत, तीसरा है उपचार विधि के सिद्धांत और चौथा है संतुलित व्यक्ति विकास के सिद्धांत, पांचवा है सुखी एवं संतुष्टि जीवन का सिद्धांत। तो ये 5 सिद्धांत याद रखिएगा जो मेंटल हाइजीन का है। रोकथाम का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत, उपचार विधि का सिद्धांत, संतुलित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत और सुखी एवं संतुष्टि जीवन का सिद्धांत। समझ गए चीज़ को? चलिए अब आगे चलते हैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत। ओके, चलिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने ये चीज़ें मानसिक हेल्थ कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, NMH नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है। देख सकते हैं यह शुरू कब हुआ? 1982 में शुरू हुआ और बाकी जो है आप लोग के सामने में है और आपके सामने में इसे 2003 में रिवाइज किया गया और जिसमें ये सारे चीज़ों को शामिल किया गया। बाकी इसमें क्या इसका उद्देश्य होता है इस प्रोग्राम का, इसमें नर्स की भूमिका क्या है? तो भूमिका वही जगह है, सभी जगह नर्स का भूमिका एक ही होता है। नैदानिक भूमिका, अध्यापिका भूमिका, परामर्शदाता की भूमिका, समायोजन की भूमिका, वकील की भूमिका, ठीक है, प्रशासक की भूमिका और संपर्ककर्ता की भूमिका। इसमें जो है नर्स का इसी तरीक़ा से भूमिका होता है। समझ गए? अब क्वेश्चन पूछ सकता है इमोशन के बारे में कि इमोशन क्या होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे इमोशन दिया गया है। बाकी इमोशन का क्या क्या विशेषता होता है तो देख लीजिए, संवेग में कई विशेषताएं होती है जो व्यक्ति के व्यवहार, स्वास्थ्य व रोगों आदि पर अपना प्रभाव डालती है। कुछ विशेषताएँ निम्न प्रकार है, देख सकते हैं विशेषता यहाँ पे है।
बाकी संवेग जो होता है, संवेग या संवेगात्मक परिस्थितियों के प्रकारों का वर्णन करें। तो संवेग जो है, इमोशन जो है आपके दो प्रकार से होते हैं या दो सिचुएशन का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव वाला वो होता है जिसमें स्नेह हो, प्रसन्नता हो, जिज्ञासा हो और आशा हो। ठीक है, उसी प्रकार से बात किया जाए ऋणात्मक क्या होता है, तो ऋणात्मक वाला जो होता है वह डर, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उदासी, शोक, चिंता, अपराध, उबन, ये सब जो है निगेटिव प्रकार के इमोशन है। ठीक है, समझ गए। चलिए, उपरोक्त संवेगों में से कुछ का वर्णन निम्न प्रकार है। कुछ का वर्णन क्या है, निम्न प्रकार है। जैसे जो पॉजिटिव वाला होगा, स्नेह होगा, प्रश्न होगा। ठीक है, ये जो है पॉजिटिव वाला है ऊपर वाला। वही प्रकार के बात करें निगेटिव प्रकार का है तो इसका क्रोध, घृणा, शोक, भय, ये सब जो है ऋणात्मक प्रकार का इमोशन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे माल एडजस्टमेंट पूछता है कि माल एडजस्टमेंट के बारे में बताइए। कुसमायोजन, तो किसी भी स्थिति से संतुलन न बना पाना ही जो है कुसमायोजन कहलाता है। ठीक है, जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति जो है नहीं सही से काम कर पाता है जब कुसमायोजन होता है। तो ठीक है, कारण होता है इसका सामाजिक कारण हो सकता है, उसके बाद जो है इसका कारण में मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है और अन्य सारा कारण जो है हो सकता है कुसमायोजन होने का। ठीक है, वहीं पर बात किया जाए समायोजन क्या होता है, तो जब अपने अनुकूल परिस्थितियों में समायोजन बैठा लेना ही, सामंजस्य बैठाना ही जो है समायोजन कहलाता है। अब जो है समायोजित वाले व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं, जो अपने वातावरण या किसी भी चीज़ में समायोजन बैठा लेता है तो उसका क्या क्या लक्षण गुण होता है लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट है। विधियाँ कौन कौन सा है, समायोजन बैठाने का विधि कौन कौन सा है एडजस्टमेंट करने का, कि अभ्यास या प्रयत्न में सुधार करके, प्रतिष्ठा एवं संकटकारी उपाय अपनाकर, प्रत्याहार एवं आज्ञाकारिता और अप्रत्यक्ष विधि, ये सब विधि है जिससे आप एडजस्टमेंट बना सकते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, तो आपके सामने यहाँ पे तनाव के बारे में लिखा है। तनाव कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो देख लीजिए। तनाव संकटकालीन होता है, मुख्य जीवन के घटनाएं से तनाव मिलता है, दैनिक समस्या या सूक्ष्म तनाव। ठीक है, परिवेशिक तनाव कारक होता है। तो ये सब तनाव का कारण है। तनाव पर कैसे आप काबू लाएंगे, तो ये सब जो है देखिए ज़िंदगी को बहुत ही अच्छा सुगम बनाकर तनाव पर, स्ट्रेस पर जो है काबू पा सकते हैं। ठीक है, बाकी अंतर्द्वंद है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट है, रुचि के अनुसार कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जब व्यक्ति को दो लक्ष्यों में से किसी एक लक्ष्य को चुनना होता है या एक ही लक्ष्य के प्रति व्यक्ति में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही भाव उत्पन्न होते हैं तो इससे संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट या अंतर्द्वंद कहते हैं। मतलब आपके सामने कोई दो चीज़ों को में से किसी एक को चुनना है, लेकिन दोनों है इम्पोर्टेंट, लेकिन दोनों में से कोई एक ही चुनना है, तो इससे जो है व्यक्ति को अंतर्द्वंद उत्पन्न होता है। या फिर एक एक चीज़ को लेकर दो तरह के भाव उत्पन्न होता हो जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो, तो यही जो है आपके क्या होते हैं चीज़ें होता है। ठीक है, अंतर्द्वंद के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। अंतर्द्वंद के कौन कौन प्रकार है देख लीजिए। कॉन्फ्लिक्ट का एक है उपागम संघर्ष। ठीक है, उपागम अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जब व्यक्ति के सामने दो धनात्मक जो है दो धनात्मक लक्ष्य होता है यानी दो धनात्मक चीज़ें होता है तो उपागम होता है। ठीक है, इस प्रकार एक होता है परिहार। तो दो ऋणात्मक लक्ष्य होता है तो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वह परिहार होता है। कॉन्फ्लिक्ट को संघर्ष भी कहते हैं, समझ गए ना। और एक है उपागम परिहार, मतलब एक लक्ष्य ऋणात्मक हो और एक लक्ष्य धनात्मक हो, और इस सिचुएशन में जब व्यक्ति के अंदर कोई संघर्ष होता है, द्वंद्व होता है, तो वह उपागम परिहार अंतर्द्वंद होता है। यानी उपागम का अर्थ हो गया निगेटिव, परिहार का मतलब ऋणात्मक, समझ गए, पॉजिटिव और निगेटिव, समझ गए। चलिए, अंतर्द्वंद के कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण व्यक्ति का संघर्ष उत्पन्न होता है जीवन में, तो भौतिक कारण जिसमें खुद से रिलेटेड चीज़ें होगा, जैविक कारण जिसमें आपके बायोलॉजिकल यौन इच्छाओं से संबंधित होगा, सामाजिक स्रोत होगा, संवेगात्मक सेंसरी सोर्सेज होगा, ठीक है, आर्थिक स्रोत होगा। ये सब के कारण जो है व्यक्ति का क्या होता है जिंदगी में संघर्ष उत्पन्न होता है, अंतर्द्वंद यानी कॉन्फ्लिक्ट होता है, समझ गए। कॉन्फ्लिक्ट के बाद आता है कुंठा, निराश। ठीक है ना, निराशा जो होता है आपके सामने में देख लीजिए। निराशा जो होता है आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है, जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के पाने में असफल हो जाता है तो जो है व्यक्ति के जो है कुंठा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है ना, जैसे यह व्यक्ति है, इसके सामने यह लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य के पाने से पहले ही जो है व्यक्ति के बीच में और लक्ष्य के बीच में कोई बाधा आ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, समझ गए। फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होने से व्यक्ति में डिप्रेशन, एंजाइटी और डर और क्रोध आता है, ठीक है ना। ये सब जो है व्यक्ति में आता है किसके बाद, कॉन्फ्लिक्ट के बाद, समझ गए। कुंठा या निराश का स्रोत कहाँ से जो है कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन व्यक्ति को मिल सकता है, कारण क्या है बताइए। तो बाह्य कारक, बाह्य कारक में जो होगा वो व्यक्तिगत खुद के कारक, आर्थिक कारक होता है, पर्यावरण कारक होता है, सामाजिक कारक होता है, तो यह बाह्य कारक है, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक कारण और नैतिक एवं आदर्शवादिता। दूसरा है आंतरिक कारण। आंतरिक कारण जो होता है उसमें तनाव, प्रतिस्पर्धा, निम्न बौद्धिक स्तर और क्षमता से अधिक आकांक्षा, मतलब खुद के रिलेटेड तनाव, जिंदगी में बौद्धिक क्षमता की कमी, क्षमता का कमी, ये सब आंतरिक जो है कारण होता है, ठीक है। चलिए, कुंठा को दूर करने का उपाय लिखिए, ठीक है ना। कुंठा के दूर करने का उपाय बताएं, ठीक है। कुंठा के दूर करने का जो उपाय है, आप कैसे जो है किसी भी संघर्ष को या कुंठा को दूर कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन को, तो देख लीजिए। लक्ष्य के प्राप्ति हेतु अधिक प्रयास करना, जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं उसका अधिक अभ्यास कीजिए, तो इससे जो है कुंठा दूर होगा, क्योंकि सफल होगा, अधिक प्रयास से सफलता मिलेगा, तो कुंठा दूर होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। अपनी क्षमताओं को लक्ष्यों के अनुसार परिवर्तन करना, अपने लक्ष्यों को क्षमता के अनुसार परिवर्तन करना, ठीक है। लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयासरत, मतलब ट्राई करते रहना लक्ष्य के प्राप्ति के लिए, ठीक है। परिस्थितियों से समझौता करना, ठीक है ना, कंडीशन से समझौता करना। रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं कुंठा से बचा सकता है, ठीक है। उसके बाद है पलायन करना, मतलब उससे कहीं और चले जाना। अधीनता, किसी के अधीन होना, ये सब जो है व्यक्ति के संघर्ष से बचाता है, समझ गए। चलिए, मेंटल मैकेनिज्म क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि व्यक्ति को जो है विभिन्न प्रकार के जो है तनाव, बेचैनी, चिंता को कम करने के लिए यह एक रक्षा युक्ति का काम करता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, मानसिक तंत्र यानी डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसके कौन कौन से टाइप है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत पूछता है, ठीक है। तो दो प्रकार के होता है, एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक में जो होगा वो होगा कंसेप्शन, क्षतिपूर्ति, सुधार, अनडूइंग, समझौता, कंपेरिजन, रिप्रेशन, दमन, इनकार, डेनियल, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन, अनडूइंग, सुधार करना, समरूपता, आइडेंटिफिकेशन, परिष्करण, सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये जो है आपके सकारात्मक मानसिक तंत्र है। उसी प्रकार से नकारात्मक में है जैसे फैंटेसी, कल्पना करना, प्रत्याहार, विड्रॉल, प्रक्षेपण, ठीक है, डिसोसिएशन, मनोविच्छेद, स्थिरीकरण, फिक्सेशन, रूपांतरण, कन्वर्जन, समन, सप्रेशन, प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, प्रतिगमन, रिग्रेशन, ठीक है। ये सब जो है आपके नकारात्मक मानसिक तंत्र है, समझ गए चीज़ को। चलिए, मनोरचनाएं का महत्व देखिए, यहाँ पे मनोरचनाएं का जो महत्व होता है वो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या क्या महत्व होता है कि मनोरचनाएं का आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आता है एटीट्यूड, दृष्टिकोण क्या होता है, तो दृष्टिकोण आपको बताना है, बाकी देख लीजिए जेम्स ड्रेबर के अनुसार एटीट्यूड क्या होता है, ठीक है। अभिवृत्ति, मत, रुचि, उद्देश्य एक लगभग अस्थायी तत्परता का प्रवृत्ति है। इसमें एक विशेष प्रकार के अनुभव की आशा एवं उचित प्रक्रिया की तैयारी निहित होती है। यही जो है आपके अटेंशन जो है आपका एटीट्यूड होता है, ठीक है। कैंपबेल के अनुसार एक सामाजिक अभिवृत्ति सामाजिक वस्तुओं के प्रति अनुक्रिया में निरंतर है, ठीक है। ये जो है आपको यहाँ पे अभिवृत्ति है। अभी एटीट्यूड की जो है विशेषता क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पे सब है, यहाँ पे दृष्टिकोण इसका कार्य भी है। हैबिट क्या होता है देख लीजिए, हैबिट मतलब किसी भी चीज़ों को बार बार करने से जो है वह आदत बन जाता है और उसी को हम लोग आदत कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है आदत के निर्माण में लाभ एवं हानियों का वर्णन करें, मतलब लाभ भी लिखना है और हानि भी लिखना है, जो कि आपके यहाँ पे लाभ है और यहाँ पे हानि है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं अच्छी आदतों के लिए नर्स के लिए क्या महत्व है। तो अच्छी आदत से नर्स क्या क्या जो है कर सकती है, क्यों महत्व है, लिख देंगे। सीखना, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सीखना के बारे में, ठीक है। सीखना क्या होता है देख लीजिए, सीखना जो है लर्निंग क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है, ठीक है, कि क्रो एवं क्रो के अनुसार अधिगम यानी सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में किसी प्रकार के परिवर्तन आना ही जो है सीखना है, ठीक है। गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है, ठीक है, समझ गए। चलिए
सीखने या अधिगम की प्रमुख विशेषता क्या क्या है? तो सीखना जो है जीवन प्रयत्न चलता है। सीखना एक यूनिवर्सल है, पूरे दुनिया संसार में लोग सीखते रहता है, इसलिए सीखना सबके अनुकूल होता है, सब सीख सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं। उसके बाद सीखना अनुभवों का संगठन बनाता है। ठीक है, और सीखना परिवर्तन है। सीखने जो है हमेशा चेंजेज होते रहता है, आदमी नए नए चीज़ें सीखते रहता है। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है, और सीखना वातावरण की उपज है। तो ये सब इसका विशेषता है, याद रखिएगा। सीखना के प्रकार क्या होता है? टाइप्स ऑफ लर्निंग भी पूछ सकता है। तो एक मोटर लर्निंग, गत्यात्मक लर्निंग होता है। बौद्धिक लर्निंग इंटेलेक्चुअल लर्निंग होता है। सहचर एसोसिएटिव लर्निंग होता है। संकल्पनात्मक अधिगम होता है, कंसेप्चुअल लर्निंग होता है। अभिवृत्त्यात्मक अधिगम होता है, एटीट्यूडेनल लर्निंग होता है। मूल्यांकन अधिगम एप्रिसिएशन लर्निंग होता है। संवेदन गति अधिगम हो सकता है, सेंसर मोटर लर्निंग हो सकता है। समस्या समाधान अधिगम प्रॉब्लम सोल्विंग लर्निंग हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपका समस्या समाधान अधिगम होता है। ओके, चलिए। प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, ठीक है, ट्रेल एंड एरर लर्निंग। प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम। ओके, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम जो है ये आपका ये भी एक लर्निंग का ही प्रकार है, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अब पूछेगा कि सीखने के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, बताइए विस्तार से। तो सीखने के नियम को जो है थर्नडाइक ने 1820 में बताया था, जिनको 2 वर्गों में उन्होंने बांटा। कौन? थर्नडाइक ने। ठीक है, एक मुख्य नियम, एक सहायक नियम। मुख्य नियम में है तत्परता का नियम, ठीक है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये 3 नियम में मुख्य नियम है। बार बार किसी चीज़ के अभ्यास करके आप सीख सकते हैं। बार बार जो है कितना ज़्यादा प्रभावी है सीखना, प्रभावी किसी चीज़ को बनाकर आप सीख सकते हैं। और तत्परता, किसी भी चीज़ को लेकर आप कितना ज़्यादा तत्पर है, जितना ज़्यादा तत्पर रहेंगे उतना अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है। सहायक नियम है, सबऑर्डिनेट लॉ है, प्रमुख सहायक नियम है जो आपके यहाँ पे दिया है। बहु अनुक्रिया, मानसिक तत्परता, समानता के अनुसार अनुक्रिया, तत्वों के पूर्ण शक्तिमता और सहचारी स्थान परिवर्तन, ये जो है सीखना का नियम है। अब सीखना के कौन कौन से चीज़ें जो है अच्छा कर सकता है या प्रभावित कर सकता है, यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, उचित वातावरण से आप अच्छे से सीख सकते हैं। अधिगम करता या शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य कैसा है ये भी डिपेंड करता है। आपके अंदर मैच्योरिटी कितना है ये भी डिपेंड करता है सीखने पर। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन आपको कैसा मिल रहा है, जैसा मिलेगा वैसा ही सीखेंगे। सीखने का जो समय है और जो थकान है ये भी डिपेंड करता है। और इच्छा शक्ति कितना ज़्यादा आपके अंदर है ये भी जो है बहुत बड़ा रोल निभाता है। अध्यापक की भूमिका ये भी रोल निभाता है। बुद्धि और वंशानुक्रम ये भी रोल निभाता है सीखने में। तो वो सब सीखने का नियम है। ठीक है, सीखने को प्रभावित करने वाला कारक। ओके, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे 9वां है मेमोरी के बारे में। ठीक है, मेमोरी के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे मेमोरी के बारे में क्या है, वुडवर्थ क्या कहे कि सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। स्मृति क्या है? एक स्टोरेज होता है। इस स्टोरेज में सूचना जो है संग्रहित होता है, लेकिन ऐसे तो आता नहीं है। आप जब रिकॉल करते हैं, आप अपने दिमाग से कोई चीज़ बुलाते हैं तभी दिमाग में आता है और आपको लगता है कि हाँ हम ये चीज़ सीखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वह स्टोर होता है और वही जो है मेमोरी होता है। और जो आप सीखे हुए अनुभव है उसको उपयोग करेंगे तो वही मेमोरी में रहता है। ठीक है, हो गया। सीखना देख लीजिए, सीखना के प्रकार कौन है, मेमोरी के प्रकार कौन है? तो एक होता है इमीडिएट मेमोरी, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, तत्कालीन मेमोरी कौन सा होता है? इमीडिएट मेमोरी देख लीजिए, मैं बता चुका हूँ। एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी जो 15 से 30 सेकेंड तक आप रख सकते हैं। और एक दीर्घकालीन मेमोरी होता है जिसमें दिन, महीने और साल या पूरे जीवन याद रहता है। ठीक है, मेमोरी को कौन कौन प्रभावित करता है या मेमोरी को कैसे आप जो है वृद्धि कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? तो देख लीजिए, स्मृति सामग्री का स्वरूप जैसा होगा, जैसे स्पष्ट, ताजगी, सार्थकता, तीव्रता और मात्रा, ये सब जो है सामग्री पर निर्भर करता है कि जो चीज़ों को आप याद करेंगे वो कितना ज़्यादा जो है आपका जो है रूप कैसा है उसका। ठीक है, अभ्यास, एक्सरसाइज, याद करने की विधि, ध्यान, उद्देश्य, मानसिक समीक्षा और विषय सामग्री के प्रति रुचि, ये सब जो है व्यक्ति को मेमोरी को बढ़ाता है और घटाता है। ठीक है, चलिए। भूलना क्या होता है? तो जब सीखे गए चीज़ों को मेमोरी से जो है आउट हो जाता है तो उसी जो है हम लोग फॉरगेटिंग कहते हैं। ठीक है, इसका प्रकार होता है प्राकृतिक विस्मरण और अस्वस्थ विस्मरण। ठीक है, इस अस्वस्थ में जानबूझकर भूलने का प्रयास करता है तो वह अस्वस्थ होता है, और जो प्राकृतिक विस्मरण होता है इसमें व्यक्ति समय के साथ जो चीज़ें ऑटोमेटिक भूल जाता है, गायब हो जाता है, उसे प्राकृतिक विस्मरण कहते हैं। ओके, चलिए।
भूलने को प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक है? तो अधिगम स्तर, आपका लर्निंग लेवल कितना ज़्यादा मजबूत है ये निर्भर करता है भूलने पर, ठीक है। अधिगम सामग्री कितना ज़्यादा मीनिंगफुल था ये भी जो है आपका डिपेंड करता है। याद किए जाने वाले चीज़ों और पदों में क्या कितना ज़्यादा समानता है ये भी निर्भर करता है मेमोरी पर। व्यक्तिकरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। संवेगात्मक दशाएं, इमोशनल कंडीशन, मस्तिष्क आघात, ब्रेन इंजरी और मादक वस्तुओं का सेवन, कंजप्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस, तो ये सब जो है व्यक्ति को मेमोरी को प्रभावित करता है, ठीक है। समस्या समाधान किसे कहते हैं, इसका विधि और चरण बताइए। समस्या समाधान क्या होता है आप लोग को पता है, किसी समस्या को सुलझाने वाला जो पूरा युक्ति होता है। समस्या समाधान की विधि कौन कौन सा है? तो प्रयास एवं त्रुटि विधि, अंतर्दृष्टि विधि, यादृच्छा अन्वेषण विधि, रैंडम सर्च विधि, अतः शोधन अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड, वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड, ठीक है। उसके बाद है अवलोकन प्रत्यक्षीकरण। ध्यान, अनुभूति या अवधान किसे कहते हैं, ठीक है। ध्यान, अटेंशन क्या होता है? ध्यान अन्य वस्तुओं की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना ही जो है ध्यान कहलाता है। एक वस्तु पर चेतना मतलब कॉन्शियस को कंस्ट्रेंट करना ही, केंद्रित करना ही जो है ध्यान कहलाता है। ध्यान के रूप क्या होता है? तो ध्यान परिवर्तन एवं विचलित हो सकता है। ध्यान के लक्षण, ध्यान भंग भी हो सकता है, ध्यान विस्तार भी हो सकता है और ध्यान में विभाजन भी हो सकता है। तो ये सब ध्यान का लक्षण है, विशेषता है। ध्यान के प्रकार, ऐच्छिक ध्यान, अनैच्छिक ध्यान, स्वाभाविक ध्यान, समझ गए? चलिए हो गया। अनैच्छिक ध्यान क्या होता है? इनवॉलंटियर अटेंशन, और उसके बाद स्वाभाविक ध्यान है। तीन ध्यान आप लोग को बता दिए, ठीक है। चलिए, ध्यान भंग या विकर्षण, अभी तक हम लोग देख रहे थे ध्यान, अब हम लोग देखेंगे ध्यान भंग, ठीक है। तो ध्यान भंग क्या होता है कि किसी व्यक्ति का किसी उद्दीपक या वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते समय किसी अन्य उद्दीपक के कारण ध्यान कहीं और चला जाता है, तो उसे जो है ध्यान में बाधा उत्पन्न होता है, उसे ध्यान भंग या विकर्षण कहते हैं, समझ गए? चलिए, ध्यान भंग के प्रकार देखिए। ध्यान भंग के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक निरंतर या सतत ध्यान भंग और एक है शांतर या अनिरंतर ध्यान भंग, ठीक है, समझ गए? चलिए, ध्यान भंग कहाँ कहाँ से हो सकता है? तो बाह्य स्रोत में देख सकते हैं, आंतरिक स्रोत, ये दो स्रोत से ध्यान भंग होता है। अब हम लोग परसेप्शन देखते हैं। परसेप्शन मतलब प्रत्यक्षीकरण, किसी भी चीज़ों के बारे में ज्ञान का प्राप्ति करना ही जो है अवबोधन या बोध कहलाता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया प्रत्यक्षीकरण के क्या क्या विशेषता होता है आप लोग को लिखना है, ठीक है। चलिए, प्रत्यक्षीकरण के 4 स्टेप है, आप लोग को पता होना चाहिए। वातावरण में ज्ञान इंद्रियों द्वारा उद्दीपक का ग्रहण करना, उद्दीपक मतलब बहुत बार बता चुके हैं। उद्दीपकों का तंत्रिका अवयवों के रूप में परिवर्तन, उद्दीपकों का तंत्रिका अवयवों के रूप में मस्तिष्क में पहुंचाना और उद्दीपकों का प्रत्यक्ष बोध या प्रत्यक्षीकरण, समझ गए? चलिए, प्रत्यक्षीकरण को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करता है? तो मुख्यतः 3 चीज़ है जो प्रभावित करता है। एक होता है व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक में शारीरिक आवश्यकता का प्रभाव, मानसिक वृत्ति का प्रभाव, प्रत्यक्ष बोध, ठीक है, तदपूर्वता, अभिवृत्ति, ये सब जो है व्यक्ति के खुद के कारण है, अभिप्रेरणा। दूसरा है प्रत्यक्ष बोध या प्रत्यक्ष बोध में सामाजिक कारकों की भूमिका, सामाजिक मानक और मनोवृत्ति, प्रचार, सामाजिक सुझाव। तीसरा है प्रत्यक्ष बोध में वस्तुगत कारकों का प्रभाव, वस्तु का रंग, वस्तु की स्थिति, वस्तु का प्रदर्शन कला, वस्तु का आकार और उद्दीपन की नवीनता, मतलब वस्तुओं की नवीनता कितना है, ठीक है। ये जो है व्यक्ति के ध्यान को क्या करता है? प्रभावित ध्यान का क्या चीज़ को प्रभावित करता है? आपके सामने में है, बोध को, परसेप्शन को प्रभावित करता है, ठीक है। भ्रम के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। व्यक्तिगत भ्रम और सर्वव्यापी भ्रम होता है। 2 प्रकार के भ्रम, एक व्यक्तिगत भ्रम और एक जो है सर्वव्यापी भ्रम होता है, ठीक है। आप लोग को पता है एलूजन क्या होता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, ऐसा भ्रम जो किसी व्यक्ति विशेष में ही पाया जाता है व्यक्तिगत भ्रम कहलाता है। उदाहरण के लिए, रात के अंधेरे में 5-6 फुट के लंबे पेड़ को कोई व्यक्ति भूत प्रेत समझता है, तो कोई समान आदमी चोर आदि, ठीक है। देखिए, भ्रम का मतलब होता है कि भ्रम हो जाना, मतलब इसमें चीज़ें उपस्थित रहता है लेकिन उसका गलत पहचान करना, समझ गए ना। उद्दीपक का गलत पहचान करना ही जो है क्या कहलाता है? भ्रम कहलाता है। इसमें उद्दीपक उपस्थित होता है लेकिन जो भ्रांतियाँ होता है, हैलुसिनेशन, उसमें उद्दीपक उपस्थित नहीं रहता है, समझ गए, वही भ्रांतियाँ होता है, समझ गए। चलिए, ये आप लोग समझ गए।
व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? व्यक्तित्व हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं पहले, ठीक है ना। व्यक्तित्व हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करता है बायोलॉजिकल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या होगा? तो शरीर से रिलेटेड होगा कि शरीर रचना एवं स्वास्थ्य, अंतरस्रावी ग्रंथि या आनुवांशिक कारक, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिएगा पर्यावरण कारक है। पर्यावरण कारक जो है उसमें सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारण है, ठीक है। तो ये जो है आपके ये भी कारण होता है, समझ गए चीज़ को। चलिए अब है व्यक्ति के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। व्यक्ति के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो देखिए व्यक्ति के जो प्रकार होता है भारतीय आयुर्वेद के अनुसार 3 प्रकार के, ठीक है। वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान, ठीक है। दूसरा है स्वभाव के आधार पे अस्थिर व्यक्ति, अनस्टेबल व्यक्ति, चिड़चिड़ा व्यक्ति, उदास व्यक्तित्व, ठीक है, और प्रफुल्ल व्यक्तित्व, ठीक है। तीसरा है शरीर के रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर जो है अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया कि क्रेस्मर का वर्गीकरण, क्रेस्मर ने कहा कि भाई मेरे रचना के आधार पर व्यक्ति अलग अलग होता है। एक होता है एस्थेनिक टाइप, एक होता है एथलिक टाइप और एक होता है पिकनिक टाइप, ठीक है। और इसी में शरीर रचना में भी जो है सेल्डन ने भी बताया कि सेल्डन जो है वो बताया कि भाई हम भी 3 प्रकार से बांटेंगे। एक होगा एंडोमॉर्फिक, एक मेसोमॉर्फिक और एक एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। उसी प्रकार से सामाजिकता के आधार पर एक होगा सामाजिकता के आधार पर जुंग ने बताया कि यह भी 2 प्रकार के होगा। एक होगा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी और एक होगा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, समझ गए। चलिए अब व्यक्तित्व के कौन कौन से अच्छे अच्छे गुण होते हैं इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ओके। चलिए संकल्प क्या होता है? तो संकल्प मतलब बिल होता है। संकल्प मतलब आप लोग को विशेषता इसका पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। संकल्प को प्रभावित करने वाला कारक आयु, आत्मविश्वास, समझ, अभ्यास का स्तर, रुचि, ये सब हो सकता है। अवसर, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। कैरेक्टर के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, उतना ज़्यादा इसमें है नहीं, 5 नंबर में पूछ सकता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुद्धि। बुद्धि के बारे में आप लोग से पूछ सकता है। तो बुद्धि 3 प्रकार से बांटा गया है, मूर्त या ठोस बुद्धि, अमूर्त या विस्तृत बुद्धि और एक सामाजिक बुद्धि, ठीक है। 3 प्रकार से बुद्धि होता है, सबके बारे में लिख दीजिएगा। बुद्धि का क्या क्या विशेषता होता है आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। बुद्धि परीक्षण के कौन कौन से विधि है, इसका उपयोगिता है, लिखे। तो एक होता है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, ठीक है, जो कि आपके सामने में यहाँ पे सब दिया गया है, आप लोग 2 लिख दीजिएगा। बुद्धि लब्धि निकालने का क्या क्या परिभाषा है? तो IQ बराबर MA/CA × 100, ठीक है। यह 1916 में टर्मन साइमे बिन्ने ने के बुद्धि परीक्षण के सिद्धांत में संशोधन किया एवं तब से बुद्धि मापन के लिए उपलब्ध उपयोग यही सूत्र होता है, ठीक है। तो देख लीजिए वास्तविक आयु, मानसिक आयु, ठीक है ना, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। बाकी ठीक है, बुद्धि लब्धि के प्रकारों का आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण यहाँ पे है, आप लोग देख लीजिएगा। इस चार्ट को एक बार PDF दे देंगे, ठीक है। चलिए अब आइए समाजशास्त्र में। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, पता होना चाहिए। नर्स के लिए समाजशास्त्र क्यों जरूरी है? तो सामाजिक संस्कृति जीवन के समझने के लिए, सामाजिक कारकों को समझने के लिए, सामुदायिक स्वास्थ्य में क्या क्या समस्या होता है उसको समझने के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य के बारे में समझने के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में सामंजस्य बैठाने के लिए, सामाजिक नियोजन एवं विकास के लिए, सामाजिक संरचना एवं स्वास्थ्य सेवाएं के लिए, सामाजिक जटिलता के लिए, ये सब के लिए जो है आपके चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? यही आपका जो है क्या चाहिए? यही जो है आपका चाहिए चीज़ें, ठीक है। चलिए बाकी समाजशास्त्र की शाखाओं का वर्णन करें, ठीक है। समाजशास्त्र की शाखाओं का वर्णन करें। प्रयोगात्मक समाजशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र, विशुद्ध समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, ऐतिहासिक समाजशास्त्र, सामाजिक मानवशास्त्र, सामाजिक अर्थशास्त्र, ठीक है, शैक्षणिक समाजशास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र, चिकित्सीय समाजशास्त्र, आपराधिक समाजशास्त्र, ठीक है, यह समाजशास्त्र है। उसके बाद बुद्धि एवं विकास में अंतर देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ओके। चलिए मानव बुद्धि एवं विकास में पर्यावरण का क्या प्रभाव है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पर्यावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है आप लोग लिखिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में पूछता है बहुत ज़्यादा। तो नागरिकों के मौलिक जो अधिकार है ये जो है आपके संपत्ति के अधिकार को जो है हटाकर, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। पहले जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, जो बाद में 6 कर दिया गया। एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। समानता के अधिकार, पहला कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां है सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। 6ठा और आखिरी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 अधिकार है, बता दिए।
ठीक है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य क्या क्या है, आप एक नागरिक होते हुए आपका क्या कर्तव्य बनता है देश के लिए, आप क्या क्या कर सकते हैं उसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। परिवार क्या होता है, परिवार का अर्थ बताइए। तो परिवार हम आपको बता चुके हैं, परिवार का विशेषता समान और विशिष्ट होता है। समान में यौन संबंध, विवाह का स्वरूप, एक वंशीय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, समान निवास स्थान होता है। ठीक है। विशिष्ट विशेषता में सार्वभौमिक होता है, भावनात्मक आधार होता है, रचनात्मक प्रभाव, सीमित आकार, ये सब जो है आपके परिवार का विशेषता है। परिवार के प्रमुख प्रकार सदस्यों की संख्या के आधार पर 3 तरीका से बांटा गया, केंद्रीय, संयुक्त और विस्तृत। अधिकारों के आधार पर भी 2 तरीका, एक पितृसत्तात्मक और एक मातृसत्तात्मक। ठीक है। निवास के आधार पर 2 तरीका से, पितृ और मातृ दोनों। ठीक है। विवाह के आधार पर एकल विवाह और बहु विवाह। ठीक है। तो विवाह का प्रकार हो गया। अब विवाह परिवार के क्या क्या जो है आवश्यकता होता है, भौतिक आवश्यकता, जैविक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। समझ गए। चलिए ये बता दिए हम लोग परिवार की आवश्यकता। परिवार के विघटन के क्या क्या कारण होते हैं, औद्योगिकरण, शहरीकरण, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, नौकरी में स्थानांतरण, परंपरा कार्यों में कमी, परिवार के मुखिया का आर्थिक निर्भरता, ये सब घरेलू झगड़े, ये सभी होता है। विवाह का स्वरूप मैं बता चुका हूँ, एकल विवाह, बहुविवाह। बहुविवाह में अनेकों प्रकार होता है। ठीक है। बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह। अब बहुपति विवाह में 2 प्रकार होता है, भ्राता संबंधी बहुपति विवाह और भ्राता संबंधी बहुपति विवाह। ठीक है। परिवार एकल और संयुक्त में अंतर बताना है, जो कि मैं आपको करा चुका हूँ पहले ही। ठीक है। समाज क्या होता है, तो समाज एक जो है एक अमूर्त अवधारणा है ईबी राइटर के अनुसार, जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाई जाने वाली आपसी संबंधों की संपूर्णता का बोध करता है। समाज क्या करता है कि समाज जो है सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का जो है बोध करता है, वही समाज होता है। ठीक है। ऑगस्ट काम्टे के अनुसार समाज एक अत्यधिक जटिल संरचना है। मैकाबेयर पेज के अनुसार समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है। समाज के प्रकार क्या होता है, समाज का जो प्रकार होता है वह सदस्यों के संख्या के आधार पर छोटे समूह वाला और बड़े समूह वाला होता है। ठीक है। स्थायित्व के आधार पर 2 तरह के, एक स्थिर और एक अस्थिर। हम के भावना के आधार पर अंतः समूह और बाह्य समूह। कार्यात्मक आधार पर मतलब कार्यों के आधार पर। संबंधों के आधार पर प्राथमिक, अनौपचारिक, द्वितीयक, औपचारिक। ठीक है। चलिए ये सब बता दिए। सामूहिक संरचना और समूह चक्र से बताइए, ग्रुप स्ट्रक्चर। तो ये सब आप लोग पढ़िएगा। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन से क्या समझते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। परिवर्तन का मतलब होता है चेंज होना, और समाज में जो है परिवर्तन जो है एक बहुत ही प्राकृतिक अंश है। परिवर्तन जो है 3 चीज़ों से होता है, वस्तु से, समय से और भिन्नता से। तीनों चीज़ में परिवर्तन होता है तो जो है व्यक्ति का समाज जो है परिवर्तन होता है। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के जो है प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, भौगोलिक कारक, जैविक कारक, प्रौद्योगिक कारक, आर्थिक कारक, महान लोगों की भूमिका और संस्कृति कारक और अन्य कारक होता है। ठीक है। समझ गए। चलिए अब बाकी सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, सोशल स्टेरिफिकेशन। मैं बता चुका हूँ कि समाज को जो है उसके अधिकारों और उसके योग्यता के अनुसार जो है बांटना, उसके एक जो है स्तर देना। ठीक है। विभाजन करना उसके जो है विभिन्न तरीक़ा के चीज़ों पर, जैसे जाति, पेशा, इस पर जो है उसके बांटना, लेयर देना, उसके योग्यता के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण होता है। ठीक है। सामाजिक रेमंड मूरे के अनुसार स्तरीकरण उच्च और निम्न इकाइयों में विभाजन करना होता है। ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण का महत्व क्या होता है लिख दीजिएगा। और इस सामाजिक स्तरीकरण का जो है विभिन्न प्रकार से कैसे कैसे हो सकता है, तो देख लीजिए लिंग उम्र। ठीक है ना, लिंग उम्र, सामाजिक स्तरीकरण, लिंग उम्र और साथ में जाति, इस सब पर भी जो है आपका सामाजिक पेशा स्तरीकरण होता है। ठीक है। बाकी आपसे पूछ सकता है कि भारत के प्रमुख सामाजिक समस्या कौन कौन सी है, उसका लिस्ट बनाएं और सामाजिक समस्या होता क्या है, तो ये सारा जो है आपके लिस्ट यहाँ पे बना है, इसको लिखिएगा। ठीक है। चलिए बाकी आपको इसके बाद जो है आपको विभिन्न प्रकार के दहेज प्रथा पर, विकलांगता पर, बेरोजगारी पर विभिन्न तरीके से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसको जो है आप 10वां में भी पढ़े हैं, 12th में भी पढ़े होंगे, तो आप लोग लिख दीजिएगा। ये सब एक प्रकार से लेख होता है, लेकिन लेख कभी भी लिखिएगा तो उसमें उसका कारण, उसका निदान और उसका जो है हर एक चीज़ पॉइंट दे दे कर जो है आप लोग, बेरोजगारी हो, विकलांगता हो, दहेज प्रथा हो, ठीक है, और या फिर बाल श्रम हो, बाल अपराध हो, या फिर वेश्यावृत्ति हो, विभिन्न प्रकार से इस प्रकार से समस्या पर पूछेगा लिखने के लिए ना, तो पॉइंट बाय पॉइंट बना कर लिखिएगा, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा गया होगा। ठीक है। जैसे वेश्यावृत्ति के बारे में पूछा है, प्रोस्टिट्यूशन के बारे में, तो आगे होता क्या है लिख दिया गया है यहाँ पे। अब इसका क्या क्या कारण होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कारण क्या है। ठीक है। उसके बाद जो है
इसका परिणाम या दुष्परिणाम क्या हो सकता है, प्रभाव या दुष्प्रभाव क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है। अब उस चीज़ को जो है हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसका नियंत्रण का उपाय भी लिखा गया है। तो इसी प्रकार से अन्य भी आपसे कुछ पूछेगा तो इसी प्रकार से कारण, नियंत्रण का उपाय, हर चीज़ लिखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।